नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर अपने चैनल रत्नाकर स्लाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा है उस पर का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे पास जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री उदय रंजन सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक राजनीतिक एक्सपर्ट श्री उदय रंजन सिसोदिया जी। तो उदय रंजन सिसोदिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे लॉकडाउन, अनावश्यक रूप से जो आज की तारीख में लॉकडाउन लगाया गया है उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद रत्नाकर जी। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मेरे भारत के सारे देशवासियों को वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा पूरा देश, पूरे भारतवासी इस कोरोना नामक महामारी से जल्दी से स्वस्थ हों और पुनः अपने काम पर लौटें। जैसा कि रत्नाकर जी आपने पूछा कि कोविड के लिए जो लॉकडाउन फिर से लगाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। लॉकडाउन हम पहले भी पिछले वर्ष भी लगा चुके हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति हुई, क्या हालत हुई है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और लॉकडाउन लगाने से पहले एक सोची समझी एक स्ट्रैटेजी को तैयार कर लेना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को कैसे उस लॉकडाउन से बचाना है। और जो दैनिक वेतनभोगी है, जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर जो काम कर करके जो डेली अपना हैंड टू माउथ अपना काम करके अपना पेट भरते हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तब जाकर के लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है और कोविड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और सर, इस लॉकडाउन में जो पब्लिक पर जो एक बहुत जबरदस्त मार आती है जो हॉस्पिटल डिसमैनेजमेंट की, तो हॉस्पिटल मनमाने रूप में लोगों से जबरदस्ती वसूली कर रहा है। और जो कोरोना के लिए वैक्सीन जो अभी मार्केट में आई है, उस वैक्सीन का प्रभाव किस हद तक होने वाला है। और वैक्सीन अभी बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं जिसके अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनको भी कोरोना हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? रत्नाकर जी, जैसा कि आपने पूछा हॉस्पिटल डिसमैनेजमेंट की, तो ये जो पूरा हमारा जो मेडिकल स्ट्रक्चर है, इसमें एक सबसे बड़ी खामी यह है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो मेडिकल विभाग है, उसमें सबसे बड़ी खामी है आत्मीयता की कमी। वो जैसे ही किसी मरीज को देखते हैं तो उसको मरीज ना समझ के समझते हैं कि बकरा है और इसको कैसे हलाल करना है। कोई भी कोविड का या कोई भी वायरल का, कोई भी बुखार का मरीज वहां गया, उसको आनन फानन में उसकी टेस्ट करके स्वैब लेकर के कोविड पॉजिटिव दिखा दिया, हॉस्पिटल में भर दिया उसको और ऑक्सीजन सिलेंडर पे चढ़ा दिया और बिल जनरेट किया जा रहा है। ये नहीं देखने की वो पैसा कहां से लेके आएगा। तो इसमें सरकार की अनदेखी भी तो हो रही है। बिल्कुल सरकार की अनदेखी, सरकार इसमें डिसमैनेजमेंट का बिल्कुल सरकार के ऊपर ठीकरा फूटता है। सरकार ने सही गाइडलाइन को जारी नहीं किया मेडिकल पर्सन्स के लिए, मेडिकल वर्कर्स के लिए, कि किस तरीके से पब्लिक को ट्रीट करना है और कितनी मैनेजमेंट के साथ, कितनी व्यवस्था के साथ पब्लिक को किस सम्मान के साथ उनसे पेश आना, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जा रहा है हॉस्पिटल में और बिल बनाया जा रहा है पर्सन का। और दवाइयों पर भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। बिल्कुल तरीके से लोगों से दवाइयों का अब मेनली देखी चीज, कोविड में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाला जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर हर कोविड पर्सन को, कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को लगाना ही नहीं है। ओनली 10% पर जो मरीज जो पाए जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया है, उनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि 600-700 रुपए का जो इंजेक्शन है उस पे मार्केट के अंदर 10 से 15,000 रुपए का ब्लैक मार्केट चल रहा है। रत्नाकर जी, रेमडेसिविर मिनिमम प्राइस भी रेमडेसिविर का देखे तो 5,500 तो रेमडेसिविर का आता ही है। महंगा इंजेक्शन है वो, पर यह है कि उसको 10,000 में, 9,000 में, 12,000 में उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जा रहा है। उसकी जो स्टॉक है उसको स्टॉक करके उसको शॉर्टेज मार्केट में दिखा करके और लोगों में भ्रम फैला करके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। बिल्कुल कमीशनखोरी का धंधा चल रहा है ये, और सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रही। लेकिन
हॉस्पिटल के साथ साथ जो हॉस्पिटल कर रहा है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी एक जबरदस्ती वसूली कार्यक्रम पे निकले हुए हैं। हॉस्पिटल अपनी जगह गलत कर रहा है तो सही कैसे हो गया? वो तो गलत कर रहा है। नहीं। हॉस्पिटल अपनी जगह सही कैसे हो सकता है? मैं- मरीज को परेशान कर रहा है, बेजबरन रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको नहीं, जिसको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं वेंटिलेटर में घुसेड़ रहा है, लेकिन उसको हमारा- नहीं बना रहा है, तो उसमें हॉस्पिटल सही कैसे, अपनी जगह सही कैसे? ले- वो गलत है। लेकिन हमारा माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी ऑक्सीजन की पूरी भरपाई है, पूरा स्टॉक है और सारी मेडिसिन का सारा स्टॉक है, उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी मिल रही है, सारी चीजें डिसमैनेजमेंट हो रहा है। एक पर्टिकुलरली शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनको न लेकर के भारत में 29 राज्य हैं। वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को लेते हैं ना, कहीं पर पे किस पार्टी की सरकार है, कहीं पर किस पार्टी की सरकार है। तो हर जगह पार्टी किसी की भी हो, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। जितने भी स्टेट के सीएम्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, सब पब्लिक को नोचने में, खसोटने में लगे हुए हैं, कोविड का डर बता करके, और पब्लिक को लूटा जा रहा है। और साथ ही साथ में जो हमारे मैं पर्टिकुलर इंदौर शहर की बात करूं तो यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई ऐसा कचरे नहीं डाल रहा है, कोई है जो कि वसूली कर रहा है कि एक छोटे व्यापारी की तो जो भी उसको 10 से 10 बजे 7 बजे से लेके 10 बजे तक का जो ओपन दुकानों के लिए एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उसके लिए 9:30 बजे से ही नगर निगम के कर्मचारी उनके ऊपर चालान ठोक रहे हैं। देखिए अच्छा रत्नाकर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एसेंशियल सर्विसेज को मैं छोड़ दूं, एसेंशियल सर्विसेज जो है राशन पानी, मैं तो सिर्फ एसेंशियल सर्विस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। उनको छोड़ दें, उनको बहुत चालू रखे गए हैं। पर जो डिसमैनेजमेंट की जो बात आ रही है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लोगों से मास्क को लेकर के बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, और खुद अपनी जो गाड़ियां हैं उनमें 4-4, 5-5 लोग बैठ करके जाते हैं, और लोगों को जो बाइक पर 2 लोग बैठ करके जा रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और उनको धमकाते हैं। और एक व्यक्ति को पिछले कुछ दिनों रंग पंचमी के दिन का वाक्य है, व्यक्ति को रोड पे थप्पड़ मार देते नगर निगम के कर्मचारी ने, तो बहुत ही गलत है। ये कोई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके का रवैया है, ये नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए सर, कोविड इतने जो कि कोरोना के नाम से ये महामारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना प्रकोप दिखा रही है, और ऐसी महामारी तो हर देश में हर सरकारों ने अपने अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। तो इस कारण से भारत सरकार के भारत में भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि पब्लिक आम जनता के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, एक दूसरे से ना मिलिए। लेकिन जो चुनावी रैलियां हो रही है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी चुनावी रैली, क्या कोरोना चुनाव से डरता है? बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है ये। हाँ, ये मेरे समझ के बाहर की चीज है। क्या होता है, तो आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब। हमारा जो राजनीतिक ढांचा है देश का, जो कुल मिलाकर के 2-2.5 हजार नेता हैं भारत में, वो ये सोचते हैं, वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कि हम हैं तो सब कुछ है। ये वो है कि एक बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। तो इन्होंने ये सोच लिया है कि इस देश को हम ही चला रहे हैं और जनता कुछ भी नहीं है। तो ये तो पूरी की पूरी जनता के ऊपर का शोषण हो रहा है। बिल्कुल बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दी, आपने लॉकडाउन लगा के लोगों को घरों में बंद कर दिया, आपने मास्क पहना दिया। जहां आप रैलियां कर रहे हैं चुनाव की, वहां पर तो बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी आपने कर ली ना, आपने मास्क लगाया है ना उनको मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कराया, कोविड गाइडलाइन का आपने वहां पालन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन खास करके चुनाव आयोग को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जितना भी वायलेशन अगर कोविड की गाइडलाइन का हो रहा है वो चुनावों की रैलियों में हो रहा है, हमारे देश के बड़े नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और एक नई इंस्ट्रक्शन चुनाव के लिए चुनाव आयोग को भी जारी करना चाहिए
कि चुनाव भले हो पर कोविड की गाइडलाइन का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि हम रैलियों में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें कोविड हो सकता है, तो वहाँ पर भी सेफ्टी के साथ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का यूज करें वहाँ पर। क्योंकि लॉकडाउन जो अभी पिछले अभी आम जनता पुराने लॉकडाउन से ही उभर के नहीं आ पाई है। पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। एक छोटा व्यापारी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और बड़ा व्यापारी तो अपना मैनेज कर सकता है, लेकिन छोटा जिसका रोज का दुकान उठाना, शटर खोलना, रोज की इनकम रोज का है, तो उस व्यापारी की तो बहुत बुरी हालत हो रही है। तो ऐसे में आज की तारीख में जो सरकार ने 19 तारीख तक का लॉकडाउन पूरे देश में लगाया हुआ है, तो क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या ये सही बात है या गलत है? रत्नाकर जी, जैसा कि आपने पूछा अर्थव्यवस्था की बात जी, तो बेचारा जो छोटा व्यापारी वर्ग है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, प्राइवेट जॉब करने वाले, एमएसएमई सेक्टर से छोटा मोटा वर्क करने वाले, छोटी फैक्ट्री चलाने वाले, वो तो सदा से ही पिसते आए हैं। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का 90% पैसा 10% लोगों के पास है। बाकी के जो 90% लोग हैं वो 10% पैसे के अंदर, सोर्सेस के अंदर, रिसोर्सेस के अंदर जी रहे हैं। छोटे व्यापारी, अभी लॉकडाउन लगा दिया आपने लॉकडाउन लगाया, आपने प्रोडक्शन की परमिशन दी, आपने प्रोडक्शन भी आपने कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी चालू है, पर माल जहां पर जाना है बिकने के लिए, जिस व्यापारी ने, जिस रिटेलर को माल देना है, वो रिटेलर की दुकान आपने बंद कर रखी, माल कहाँ बिकेगा? तो मेन, और जब माल उसको सप्लाई कर दिया आपने, उसने माल ले लिया, माल बेचा नहीं, तो पैसा कैसे आएगा? व्यापारी बेचारा ब्याज में मर जाएगा। नेचुरल सी बात है। बैंक का इंटरेस्ट उसके ऊपर इतना बढ़ जाएगा। और मोरेटोरियम आप क्या लागू करते हैं? इंटरेस्ट आपने वेवर किया क्या? और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन करा, उसकी एक एक्सपायरी भी होती है, उस एक्सपायरी के अंदर उसका प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, और जब माल एक्सपायर हो जाएगा तो रिटेलर उनको पैसा क्यों देगा? तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया ना। सबसे ज्यादा नुकसान जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है उन्हीं को है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद तो उसको रिप्लेस माल उठाना ही है, माल तो उसका तो टोटल लॉस हो गया ना वो। बिल्कुल। और रिटेलर ने उसको पेमेंट तो की ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माल वो बेच नहीं रहे, तो पेमेंट तो की ही नहीं, माल उसको उठा के वापस लाना है, उसका माल तो पूरा खराब हो गया। अब सरकार इस पे क्या कंपनसेशन दी? नहीं, तो उसके बाद भी सरकार टैक्स में पीछे नहीं हट रही है, पूरा जीएसटी पूरा वसूल कर रही है। अब जब वो बेचारा जब उसकी इनकम ही नहीं हो रही है, तो फिर भी टैक्स की वसूली की जा रही है, टैक्स की वसूली की जा रही है। और टैक्स की वसूली के साथ साथ में जितने भी उसका जो पैसा कलेक्शन का है, कलेक्शन का पैसा भी गलत तरीके से यूज हो रहा है। क्योंकि एक कहानी तो मेरे सामने ऐसी आई है कि जिसमें एक सरपंच बोलता है कि साहब ऐसा कोरोना हर साल आए ऐसा कोरोना हर साल आए, इस बार तो 8 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा कैसे कमाए? तो उन्होंने साहब सरकार से मेरे को 10 लाख रुपए अपना कोविड मैनेजमेंट के लिए, क्वारंटाइन सेंटर खोलने के लिए मिले थे, जिसमें से 1 लाख रुपए की मैंने कुछ खटिया खरीद ली, सैनिटाइजर, मास्क ले लिए, 1 लाख रुपए हमारे साहब को दे दिए, 8,000 अपनी जेब में हुआ है। ये छोटे से गांव में 8 लाख रुपए कमा रहा व्यक्ति, तो पूरे हिंदुस्तान में हजारों गांव में कितनी सरकार पब्लिक के पैसे का गलत यूज हुआ है। बिल्कुल रत्नाकर जी, ये कोविड के नाम पर ये वसूली हो रही है, सरकार पब्लिक को नोच रही है, क्रोध रही है। बिल बहुत सही कहा आपने। कोविड मैनेजमेंट के नाम पर जो सरकार से जो फंड आ रहा है, हाँ, वो फंड गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। लोकल बॉडीज हैं जी, लोकल अथॉरिटीज हैं, इवन कलेक्टर लेवल के जो अधिकारी बड़े हैं, सारा पैसा जनता तक न पहुंच करके ये पूरा घोटाला करके खा जा रहे हैं। तो इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है? इस घोटाले का जिम्मेदार चोर मोसेरे भाई, ब्यूरोक्रेट और नेता। हाँ, तो इसका सीधी मार तो सब पब्लिक के ऊपर पड़ रही ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पब्लिक ने सोचना चाहिए, पब्लिक को अभी भी जागना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक नहीं समझती, पब्लिक समझती है, पर पब्लिक समझ कर भी जब हमें वोट डालना होता है ना,
तब आंखें बंद कर लेती है और उसको वो 500 रुपए का नोट दिखाई देता है, एक खाने का पैकेट दिखाई देता है और एक वो शराब का क्वार्टर दिखाई देता है, जो उसको वो नेता, लोकल नेता उसको थमा देता है जब वो वोट डालने जाता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ और ये कटु सत्य है, इसको मानना पड़ेगा जनता को। आपने शराब का नाम लिया तो सरकार की आज की तारीख में देखिए शराब की दुकानें सब खुली हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बेचारा एक व्यक्ति जो खाना देना चाह रहा है, उसकी जरूरत की सामान की दुकान खोलना चाह रहा है, उस दुकान को बंद कर रखा है जो लोगों की एक्चुअल आवश्यकता की है। शराब की दुकानें खुली है, राजनेता टोटल तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरी स्थिति हिंदुस्तान की, इसको कैसे संभाला जाए? रत्नाकर जी, आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। शराब की दुकानें खुली क्यों हैं? शराब की दुकानें 99% दुकानें तो नेताओं की। हाँ, वो खुद उन्हीं के वो टेंडर निकालते हैं, खुद ही उनके गुर्गे जो भी उनके जो भाई भतीजे उनको वो उसका लाइसेंस दिलवा देते हैं। तो जब नेताओं की संयम है कुतवाल, तो अब डर काहे का? सही बात है। तो लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खोल दी जाती है और धड़ल्ले से शराब बेची जाती है। और कुछ लोग जो है, कुछ क्या ज्यादातर लोग हैं जो तो आम भी करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आम जनता को, नहीं लेना चाहूंगा, मैं हमारे कुछ करीबी लोग भी हैं जो शराब के नाम पे एक शब्द नहीं सुनना चाहते। चलिए कोई बात नहीं। तो मेन चीज क्या है कि और इसकी और हमने इतनी सारी बात करी, तो इसमें एक ऐसा दायरा, एक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसके लॉकडाउन का जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जो एजुकेशन सेक्टर। जहां आज बच्चों के स्कूल की फीस, पेरेंट्स की अर्निंग ही नहीं हो रही है, पेरेंट्स को पास जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब की 40-50% को सैलरी मिल रही है, और गवर्नमेंट ने भी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं कि आप उनसे फीस के मतलब ट्यूशन फीस लें। तो स्कूलों ने क्या करा है कि ट्यूशन फीस को ही उन्होंने टोटल फीस को ही ट्यूशन फीस बना के प्रेजेंट कर दिया कि साहब ये हमारी ट्यूशन फीस है। मैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा रत्नाकर जी कि एजुकेशन फील्ड नहीं है, एजुकेशन माफिया है। हाँ, इनमें से भी ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, अधिकतर नेताओं की, पॉलिटिकल पर्संस की है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की है। तो ये अपना जो स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया एजुकेशन माफिया ने, तो उसको क्रश होने कैसे दे सकते हैं? इसलिए वो सरकार में कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। सरकार में बैठे हैं, हाँ। इनकी होल्ड है सरकार में, इनकी पहुंच है वहां तक, तो ये आदेश जारी करवा लेते हैं, ट्यूशन फीस, आधी फीस, पौनी फीस। आप मुझे एक चीज बताइए रत्नाकर जी, जब स्कूल एजुकेशन सेक्टर भी भ्रष्ट हो चुका है, स्कूल लग ही नहीं रहा है, स्कूल का कोई संचालन नहीं हो रहा है, तो फीस किस बात की? नहीं तो टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। हाँ। और सर्विस जब आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सर्विस चार्ज आप उसकी फीस क्यों ले रहे हो आप? लेकिन पालकों के ऊपर तो स्कूल प्रेशर बना रहा है कि अगर आप, इसमें पालकों की भी एक गलती है, पालक भी एक मानसिकता से ग्रसित हैं कि मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा। अभी यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो जीवन मरण का है, कोरोना का है। मैं ये नहीं बोलता कि कोविड नहीं है, कोविड है और बड़ी गंभीर तरीके से वो फैल रहा है, बिल्कुल, और जानलेवा बीमारी है। पर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जान है तो जहान है। बच्चों को हम पहले भी घर में बिठा के पढ़ाते थे, किताबें लाकर के घर में पढ़ाइए उसको। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि जनरल प्रमोशन उनको देना है तो वो ग्रेड उसकी बढ़ती चली जाएगी, और जिस ग्रेड में वो प्रमोट हो रहा है उस क्लास की किताब लाके फिर उसको घर से पढ़ाना है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी इसके लिए। पूरा ही हम ठीक रहा अगर एजुकेशन पर छोड़ दें तो हम हमारी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और उससे जी जुड़ा रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सिसोदिया जी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन जो है फीस माफ करने की उसमें सहमत नहीं है। तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को बिल्कुल एक आदेश जारी करना चाहिए कि भैया आपका संचालन, जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है। मैं भी बहुत सारे पालकों से मिला हूँ, इंदौर पालक संघ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो वो उन लोगों ने एकजुट होकर स्कूल प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा कुछ स्कूल 5% 10% का कुछ वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो नामी ग्रामी स्कूल हैं, उन लोगों ने तो बहुत आतंक मचाया हुआ है। एक छोटा स्कूल जो है वो उसको एग्री भी कर रहा है
कि छोटे लेवल का स्कूल है वो उसका वो फीस भी माफ कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े नामी स्कूल हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फीस के नाम पर बहुत बड़ा पैसा वसूला जाता है, डोनेशन के नाम से बहुत बड़ा पैसा वसूला जाता है, उन लोगों से जो है कि उसके बारे में मेरा तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि किस तरीके से पालक अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरीके से करेगा। तो आप क्या आपका क्या विचारधारा है इस बारे में? सरकार को ये चाहिए कि जब स्कूल लग ही नहीं रहे, बच्चा स्कूल जा ही नहीं, लेकिन सरकार ऐसा कर ही नहीं रहे ना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। स्कूल की बसें बंद पड़ी हुई है, स्कूल के ताले लगे हुए हैं, तो स्कूल का एक्सपेंस जो है, जो खर्चे स्कूल के जो होते हैं, स्कूल को संचालन करने में, मैनेजमेंट करने में, टीचर्स की सैलरीज बढ़ने में, वो बिल्कुल जीरो हो रहा है। और इसी लॉकडाउन के कोरोना में जब ये चीजें जीरो हो रही हैं, तो स्कूल के पास पहले से अपना जो कमाया हुआ कैपिटल, जो भी मनी उनके पास पड़ी हुई है, भाई उससे आप अपना मैनेजमेंट करो। जिस दिन बच्चा कोविड नॉर्मल हुआ और बच्चा आपके स्कूल जाना चालू होगा, उस दिन आपकी जो भी फीस पेएबल होगी, जो बच्चे को, जो पेरेंट्स को देनी है, वो देगा। जब आ ही नहीं रहा है और आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कितनी देर पढ़ा सकते हो, और उसकी बच्चों की आंखें खराब कर दोगे आप मोबाइल और लैपटॉप के चक्कर में। कोविड के सेकंड फेज में का जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा आ रही है जो कि किराए के मकान में रहते हैं या बाहर से आके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या जो छोटे व्यापारी जो अपना मकान नहीं ले पा रहे हैं और किराए से रहते हैं। तो ऐसे दौर में उनका किराया दे पाना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है और ऑनर भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस दौर में आपका क्या राय है उन लोगों के लिए? देखिए रत्नाकर जी, जो सेकंड जो स्ट्रेन आया है अभी हमारे भारत में, पूरे विश्व में, हम पूरे विश्व की बात नहीं करते, सिर्फ हमारे देश की बात करते हैं और हमारे स्थानीय लोगों की बात करते हैं। तो जो सेकंड फेज में जो लॉकडाउन लगाया है अभी, सेकंड फेज का, सेकंड स्ट्रेन का लॉकडाउन अभी जो इम्पोज किया है, उसमें जो रेंटेड प्रॉपर्टी में जो रहते हैं, किराए से जो रहते हैं कामगार लोग, जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तो दिक्कत नहीं, उनको उनकी सैलरी फिक्स है। जो प्राइवेट जॉब में है, जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, जो छोटी फर्म्स के अंदर नौकरी करते हैं, उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो किराया तो बराबर वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में किराए को वेवर करने की कोई गाइडलाइन को फिक्स नहीं किया गया और मनमाने तरीके का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि किराया देना ही पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि एक आदेश जारी करें कि लॉकडाउन के पीरियड में जितने भी लोग किराए से रहते हैं उनसे किराया न लिया जाए, या उसको जितना भी किराया लेंगे उसका आधा सरकार उसको वहन करेगी और आधा किराया वो लैंडलॉर्ड माफ करेगा। ऐसा करने से आधा किराया लैंडलॉर्ड के द्वारा माफ कर दिया जाएगा और आधा सरकार उसको वहन करेगी, तो जो किराए का जो भार है वो आम व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, वो एक किराए की मार से वो बच जाएगा। बाकी रही दूसरी बिजली बिल की बात, लाइट बिल पूरा की पूरा वसूला जा रहा है। पिछली बार सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश के सीएम ने कि 186 करोड़ सरकार की तरफ से दिए जा रहे बिल में, वो कहाँ गए? घुमा फिरा करके बात कही गई और बात ला करके एक बत्ती कनेक्शन पर छोड़ दी गई। नहीं, लाइट भाई हर घर में एक बत्ती कनेक्शन नहीं होता है। शहरी लोग, शहरी बस्तियों में रहने वाले लोग, मिडिल क्लास लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जिनके यहाँ 2 किलोवाट 3 किलोवाट कनेक्शन है, भाई घर उनका थोड़ा बड़ा है, 2 किलोवाट कनेक्शन लगा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो धनवान है, या कहीं से पैसा आ रहा है वो ला करके भर देगा। उसका भी तो बिल माफ होना चाहिए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां काला बाजारी करती हैं, करोड़ों रुपए के बिल उनके पेंडिंग पड़े हुए, उन पे क्या कार्रवाई की? बीच में एक वाक्य ऐसा सुनने का आया था कि जिसका कुछ बिल बाकी था, उस बेचारे की बाइक को नीलाम करके उसका बिल वसूला गया। नहीं, ऐसा आपने बिजली का बिल की बात करी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज छोटे छोटे से जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, उनका फैक्ट्रियां पिछले 3 साल से 4 साल, मतलब पूरे कोरोना के बाद बंद पड़ी हुई हैं, मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रहे हैं, पुराना माल वो बना नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी जिस ड्यूरेशन में कोरोना काल के दौर में उनकी फैक्ट्रियां बंद रही, उसके बाद भी गवर्नमेंट उनसे जबरदस्ती रूप से मनमाना एवरेज बिल थोप रही है।
जो कि उन्होंने उस ड्यूरेशन में उसका इस्तेमाल नहीं करा, उसके बाद भी उनके ऊपर ये बिल थोपा जा रहा है। रत्नाकर जी, आप छोटे एमएसएमई वर्कर्स उस फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, एमएसएमई बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे जी। हैं। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जब उनके बिल माफ नहीं किए जा रहे हैं तो एमएसएमई सेक्टर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उनको क्या राहत मिलेगी? तो फिर ऐसे 20 लाख करोड़ का पैकेज तो ये तो सरकार की बहुत मनमानी है, जिसमें कि सरकार पूरी तरीके से वसूला है। मनमानी नाकामी है बहुत बुरी तरीके से। मनमानी तो सरकार कर ही रही है, किसी भी स्टेट की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट तो मनमानी कर रहा है, क्योंकि उसको अपने जेब से कुछ नहीं देना है, सारा पैसा टैक्स लगा करके पब्लिक से वसूल लिया है और वो पब्लिक को ही उसकी राहत नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर मतलब सरकार इसका सीधा सीधा कोई भी सरकार है, सरकार अपना फेल, अपनी नाकामी बिल्कुल फेल है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सीधे और उनके पास कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जिसको पूरा मैनेज करा जा सके। और क्या मैनेजमेंट क्या होता है? क्या आपका मैनेजमेंट से आप समझते क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि आपका चुनाव आता है तो आपके सारे मैनेजमेंट हो जाते हैं, एक बूथ लेवल के एक व्यक्ति को आप मैनेज कर लेते हो, और जब कोविड आता है तो मैनेज नहीं हो रहा है आपको घर में लोगों को ठोस देना है। तो यही तो है कि क्या नाम है, चुनाव के अंदर तो सरकार के रूल अलग हो जाते हैं कोविड के, और पब्लिक के लिए रूल अलग होते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, एक चीज बताइए, मैं भी बात लेकर के आता हूँ वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूँ वैक्सीनेशन का। अब वैक्सीनेशन में पर्टिकुलर एक ऑर्डर आपने जारी किया कि 45 साल से ऊपर के लोग, 60 साल से ऊपर के लोग, क्या मतलब है इसका? आम पब्लिक के लिए, टोटल पब्लिक के लिए क्यों नहीं आप लागू कर देते उसको? कोरोना को एज देख के तो लग नहीं रहा है वो, हर बच्चे को भी लग जा रहा है वो। छोटे बच्चों को 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग उनको वैक्सीन लगना चाहिए। आप पर्टिकुलर एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार के पास या तो वैक्सीन नहीं है, तो उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया कि इतने ऐसा नहीं है रत्नाकर जी, इसमें पब्लिक की भी बहुत बड़ी गलती है। पब्लिक क्या है, कुछ पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने, विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ एक रूमर फैलाया, एक अफवाह फैलाई। सबसे पहले मैं फायदा लेकर के आता हूँ, जब वैक्सीन नहीं था तो बोलती थी वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा है, सरकार वैक्सीन बनाने में फेल्योर हो गई। ठीक है, सरकार ने वैक्सीन बना ली और वैक्सीन का इमरजेंसी ट्रायल की परमिशन WHO से ले ली, तो विरोधी पार्टियों ने उसका विरोध किया कि इसका 3rd फेज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आप वैक्सीन लगा रहे हो। जब वैक्सीन लगा ली, लगाने के बाद आपने क्वेश्चन उठा दिया कि पीएम को वैक्सीन क्यों नहीं लगी। अगर पीएम पहले वैक्सीन लगा लेता तो बोलते कि पीएम ने अपने आप को सेव कर लिया, पब्लिक की सोच ही नहीं। तो सिक्के के दोनों पहलू, चढ़ भी मेरी पट भी मेरी। फिर बात आती है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक को वैक्सीन लग गई, कुछ की बॉडी कंडीशन ऐसी थी कि वो वैक्सीन को सहन नहीं कर पाया, या उनको कुछ अटैक आया और उनकी आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। तो उसमें उन्होंने फिर राजनीति करना चालू किया कि वैक्सीन सेफ नहीं, इससे पब्लिक की मौत हो रही है। तो वैक्सीन को जैसे भी पब्लिक तक आना चाह रही थी, वैक्सीन सरकार भेज रही थी, उसको विरोधी पार्टियों ने, खास करके जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ा विरोधी दल है भाजपा का, सत्ताधारी पक्ष का, उसने इतनी राजनीति की कि पब्लिक तक वो वैक्सीन ठीक से पहुंच ही नहीं पाया। और जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुए पब्लिक को और उसके अच्छे रिजल्ट आने लगे वैक्सीन के, तब इन्होंने ये राजनीति की कि पब्लिक को वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं लग रहा है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, वैक्सीन ला कर दी। अभी सारे स्टेट को हम देखें तो 3 से 5 दिन का स्टॉक है। और वैक्सीन का मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, वैक्सीन की जैसे ही कोल्ड चेन टूटती है, वो कूलिंग से बाहर आता है, एक वाइल के अंदर अगर 10 डोजेस हैं, तो 3 लोगों का लगा 60 डोज खराब हो जा रहा है। तो 17% वैक्सीन खराब हो रही है, तो वेस्टेज में जा रही है। तो इसका मेन डिसमैनेजमेंट समाधान में आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, सरकार भी सुने इस बात को। और या तो सरकार ये करे कि वायल्स में वैक्सीन को न बना करके एम्पुल बनाए, सिंगल डोज बनाए, ताकि वो सिंगल डोज एक व्यक्ति को खोल के कोल्ड चेन से निकाल के लगा दिया, ताकि बाकी के 60 डोज उसके बर्बाद ना हो। वायल्स में 10 डोज आते हैं, एम्पुल में सिंगल डोज आता है। ठीक, या तो जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर वहां 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो सिर्फ 5 वायल को ही कोल्ड चेन से बाहर निकाला जाए, और वो ऐसी व्यवस्था की जाए कि 10-10 के सेगमेंट में 10 व्यक्ति बिठाए, एक वायल निकाला, और 10 व्यक्तियों को 10 लोग नर्सिंग स्टाफ जो भी है वहां का मेडिकल स्टाफ रहे, और फटाफट वो वायल में से डोज निकाल के उसको लगा दे, ताकि उसका जो पीरियड है खराब होने का वो न निकल जाए। ठीक है, वो वायल बच गया आपका और वेस्टेज कम हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी क्या कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी
लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसका क्या समाधान हो सकता मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, ये एफिकेसी पे अभी सवाल है आपका कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। है? वैक्सीनेशन जब किया जाता है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं पोलियो का वैक्सीन, पोलियो की ड्रॉप जब पिलाई जाती है तो बच्चे को फीवर आता है। वो फीवर क्यों आता है? वो फीवर इसलिए आता है कि वो मरी हुई अवस्था में जो डेड वायरस है वो बॉडी में डाला जाता है वैक्सीनेशन के रूप में, और वो बॉडी के अंदर जाकर के इम्यूनिटी को डेवलप करता है और एंटीबॉडीज को बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को बनाता है क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज के रूप में जाकर के उससे लड़ने के, और टी सेल्स खास करके टी आकार की जो सेल्स आती हैं वो उससे जाकर लड़ती हैं और उस वायरस को, उस फॉरेन पार्टिकल को, उस रोग को हराने की कोशिश करती है ताकि बॉडी को हार्म ना हो, नुकसान ना हो। वैसे ही जब वैक्सीन कोविड का लगाया जाता है तो पहले फेज में जब वैक्सीन लगता है और उसके फिर 28 दिन बाद या 45 दिन या 90 दिन के बाद कोविशील्ड में, कोवैक्सीन में अलग अलग ड्यूरेशन में सेकंड बूस्टर डोज लगने हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज ज्यादातर लोगों में पहले डोज से ही बन जाती है और अधिकतर लोगों में सेकंड डोज में बनती है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना होगा, पर जैसे ही आपकी बॉडी में कोरोना एंटर करेगा, उसका वायरस एंटर करेगा, वो एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में बनी है वैक्सीनेशन के कारण वो एक्टिव हो जाएगी और उसको खत्म कर देगी। चलिए ठीक है सर। ये कहना कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, ये महामूर्खता है और एक बेवकूफ़ी भरी बात है। ऐसी बात करने वाले व्यक्ति को सिर्फ पप्पू ही कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो सिसोदिया जी आपने बहुत हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सरकार अपनी नाकामियों को कैसे सुधार सकती है, इन सारी चीज़ों के लिए आपने हमारे साथ एक अपना समय दिया, अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे चैनल पे आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, एक सवाल हमारा ये था। तो लॉकडाउन लगने का मेन जो कारण है उसका समाधान भी हमारे पास ही है। अगर सारी पब्लिक कोविड-19 के जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करती तो आज ये पोजीशन नहीं आती, क्योंकि अगर सरकार के ऊपर ही हम सारी जिम्मेदारी दे देंगे तो वो हमारे ये संभव नहीं है। तो सरकार के साथ साथ हमें भी उसमें सपोर्ट करना होगा, लेकिन जो सरकार गलत काम कर रहे हैं उसका हमको विरोध भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको टाइम पे व्यू मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।